बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं और हर रोज़ की तरह दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजारी हो। नाज़रीन, जो लोग कुदरत के हसीन नज़ारों का नज़ारा करने का शौक़ रखते हैं तो उनके लिए अच्छी खबर है। 12 अगस्त 2026 की रात एक दिलचस्प फल्कियाती मंजर देखने का मौका आपको मिलने वाला है, जिसमें 6 सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, जब सूरज तुलू होने से कबल आसमान पर 6 सितारे मुश्तरी, तारद, मरीख, ज़ुहल और यूरेनस, नेपच्यून एक ही समत में कितार की सूरत में दिखाई दें तो माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन सियारों में मुश्तरी, तारद, मरीख और ये तमाम जो सियारे हैं ये शामिल होंगे, जो कि एक ही कितार में आपको नजर आएंगे। तहम सियारों को खुली आंख से देखना मुमकिन नहीं होगा और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 6 सियारों की ये कितार तुलुए आफ्ताब से कबल देखी जा सकेगी और सियारे मशरकी उफक से जुनूब मगरबी आसमान तक एक कौस की शक्ल में नजर आएंगे आपको। जैसे कौस क़ज़ा बनती है वैसी एक कितार में ये कौस की सूरत में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, अमूमी तौर पे हम बचपन को याद करते हैं जब हम खुले आसमान के नीचे सोते थे तो आसमान जगमगाता हुआ तारों से नज़र आता था। लेकिन अब इतनी पोल्यूशन हो चुकी है, इतना ज़्यादा हमने माहौल को मुतासर कर दिया है, गंदा कर दिया खुद अपने इन सारे आदात की वजह से कि अब सितारे ढूंढने से भी नज़र आते हैं। तो बहरहाल ये जो नज़ारा है ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा और जो फोटोग्राफर्स हैं दुनिया भर के या फिर महरी फल्कियात है वो यकीनी तौर पर इसका मुशाहिदा करेंगे और फिर हमें तस्वीर की सूरत में ये खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब आ जाते हैं टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले मीर रज़ा की केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट सामने आ चुकी है और मीर रज़ा की शर्ट से तेज़ाब के ज़रात भी मिले हैं। मीर रज़ा को कत्ल से पहले 12 घंटे तक अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वकील जिब्रान नासिर का ये बयानात सामने नज़र आ रहे हैं और जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, उसके अंदर भी बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जिस्म के हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। इस पर भी हम तफसील से आगे चल के बात करेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी अमेरिका और ईरान अमन मुआहिदे की, या फिर ये डील कब होने वाली है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब इम्कानात मज़ीद रोशन हो चुके हैं। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुँचे हैं तेहरान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में उनकी मुलाकात भी हुई है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि ये डेवलपमेंट कब होती है। अब्बास इराक़ची से भी उनकी मुलाकात हुई, क्या होने वाला है इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूट्यूब ने नए क्रिएटर्स के लिए कमाई की शराइत सख्त कर दी। अब 4 नहीं 8,000 घंटे वॉच टाइम हासिल करना होगा। इन कड़ी शराइत से क्या असरात मुरतब होंगे यूट्यूबर्स पर, इस पर भी तफसील से आगे चल के बात होगी। बिल्कुल, और फिर बात होगी ICC वर्ल्ड कप 2027 की, जिसमें बराह रास्त रसाई हासिल करने वाली 10 टीमें फाइनल हो गई हैं। वेस्ट इंडीज़ को फ्री और 2027 में शेड्यूल क्वालिफायर खेलकर वर्ल्ड कप में जगह बनाना होगी। कौन इसमें जगह बनाएगा, कौन पीछे रहेगा, इस पर भी बात होगी। उसके बाद बात होगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार, हर 5वां नौजवान रोज़गार से महरूम है। क्या सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक की जानिब और आपको बताएं कि मीर रज़ा को तेज़ाब से नहलाया गया, बल्कि तेज़ाब पिलाया भी गया, इसलिए लाश ख़राब हुई। मीर रज़ा को कत्ल से कबल बदतरीन तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है और मीर रज़ा के क्रिप्टो के अकाउंट खाली कराए गए हैं। वकील जिब्रान नासिर का ये दावा सामने आया है और जो साबिक तहकीकाती टीम थी उसने 10 दिन में केस का बेड़ा गर्क कर दिया। सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिश या फिर किसी बड़ी हस्ती को बचाने की कोशिश की जा रही है। कराची में क्राइम बहुत ही खौफनाक अंदाज में हो रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो हकाइक छुपाने वाले अनासर हैं वो भी बड़े मुतहरक नज़र आते हैं। जी, और मीर रज़ा को अगवाकारों ने तशद्दुद से पहले एनेस्थीसिया दिया था और उसमें आपका जिस्म ज़िंदा तो होता है लेकिन हरकत नहीं कर पाता, तकलीफ़ महसूस होती है। तो बदतरीन तशद्दुद की ये मिसाल कायम की गई है और उससे बड़ी अफसोसनाक ये बात है कि जो तहकीकाती टीम थी, जो MLO थे, जो तमाम इदारे के करता धरता थे, उन्होंने बदतरीन मुजरिमाना गफलत बरती है और पहले इसे खुदकुशी कहा जाता रहा। अब जबकि शोर मचा है, उनके अहल खाना, उनके वकील ये मामला मीडिया के सामने लेकर आए तो अब अक्सर हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इस पर बात करते हैं। आसिम भट्टी बेरुशीफ कराची एक न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम भट्टी, इस केस के मंजर आम पर आने से अभी तक एक शॉर्ट सी समरी हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिएगा। अभी तक की ताज़ा डेवलपमेंट में जो चेंजेस आई हैं, क्या घर वाले, अहल खाना और उनके वकील जिब्रान नासिर मुतमईन है कि सही समत में आगे बढ़ रहा है केस?
देखिए जुनैद, जिस तरीके से पहले इब्तिदा हुई और पुलिस की मुबैना गफलत सामने आई और उसके बाद फिर अस्पताल इंतजामिया ने जिस तरीके से जहाँ पर इसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें यकीनन ये एक बड़ी गफलत दिखाई दी। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे शोर हुआ, इनके अहले खाना ने शोर किया, तो फिर पुलिस भी बाकायदा तौर पे हरकत में आई और उसका फिर रीपोस्टमार्टम किया गया। और पुलिस सर्जन ने जब पहले दिन ही इस बात की निशानदेही की थी कि शायद मुमकिन तौर पर जो रिपोर्ट है वो गलत है, तो उसके बाद जब अदालती हुक्म के मुताबिक इसके रिपोस्टमार्टम हुआ तब ये सारे हकाइक खुल के सामने आए हैं। क्योंकि उस टाइम तक जो हम और सारे लोग जो रिपोर्ट कर रहे थे वो अब रिपोर्ट उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस पर उसकी बेस पे जो रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई है तो उस पर क्लियर हुआ है कि हाँ ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। और मुबैना तौर पर इसको एक तवील अरसे तक इसको अगवा करने के बाद इसके साथ एक यूं बज़ाहिर दिखता है कि कोई मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरे केस को कहीं बैठ के हैंडल कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से उस तक ये कहानी ना पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रात गए हमारी तहकीकाती अफसरान से बात हुई, उनका कहना था कि वो इस केस को बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं और इसके वालिदैन भी अब मुतमिन हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन में हर मुकाम पे इसके जो वरसा हैं रजा मीर के, उनको भी हमरा रखा हुआ है। वो एक एक चीज़ से वाकिफ है कि पुलिस अब क्या करे। तो पुलिस अब जो रजा मीर की फैमिली है वो अब जो नई पुलिस अच्छा, ये भी बताएगा आसिम भट्टी के कहा जा रहा है हसास अदारों की GIT बनाकर इस जो है इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और जो तहकीकात हैं जो पहले मरहले में हुई उनमें जो कल्प्रेट थे, जो तमाम अफसरान इसमें कल्प्रेट पाए गए, जो हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मस्क करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो मोबाइल फ़ोन जिसमें से ऐप्स तमाम की तमाम डिलीट कर दी गई, उसका ज़िम्मेदार कौन है और इसको जो तूल दिया गया, उस सारे जो किरदार हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो रही है ताकि जो अगला कोई ऐसा होने वाला वाक़या है उसके हक़ाइक़ सामने लाने से छुपाए ना जाएं या उनको दबाने की कोशिश ना की जाए या फिर किसी को मौका देने की कोशिश ना की जाए? उन अनासर के खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसकी जो इससे जुड़े शवाहिद हैं वो कुछ चीज़ें किसी के पास हैं, थाने में है, कोई अफसर गाड़ी में लेके घूम रहा है और जैसे कि इनके वकील ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी जो स्मार्ट वॉच है वो SSP समीउल असमरो के पास है। और इसमें अब जो तहकीकाती, जैसे आपने कहा कि JIT तो अभी तक इस तरह की तश्कील नहीं दी गई, लेकिन हाँ मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आया इस पर कौन से ऐसे अनासर मुलविस हैं, उनका कला कमा किया जाए। और पुलिस की जानिब से इंटरनल तहकीकात भी इस पर चल रही है। IG सिंध ने जो पहले अफसरान थे उनको जो इसका इजलास हुआ नई तहकीकाती कमेटी का, जिसकी सरबराही DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी करें, उनको भी तलब किया गया, उनके भी बयानात कलमबंद किए गए और अब इन सबको क्रॉस चेक किया जा रहा है। मैंने बताया कि पुलिस बड़ी बारीक बीनी से इसको तहकीकात करी। जो पुलिस से पहले गफलत हुई अब उससे बचने के इसको बगैर तौर पर इस पर तमाम अफसरान इस पर तहकीकात कर रहे हैं और यकीनन वो अफसरान जो इसमें मुलविस थे, जो इसमें मकसद मुलविस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का अमल जारी है। अच्छा आसिम भट्टी, जो गेस्ट हाउस का अमला या गेस्ट हाउस का इस्तेमाल कत्ल में क्या किरदार है, फिर किसी हुकूमती शख्सियत के बारे में कहा जा रहा था वो और उनके बेटे उनकी मलकियत है, उनकी वजाहत भी आई, इसमें कितनी सदाकत है घर वालों की तरफ से और जिब्रान नासिर की तरफ से? क्या स्पेसिफिकली किसी को नामजद किया गया है, किसी पर शुबे का इजहार किया गया है कि ये शख्सियात इसमें मुलविस हो सकती हैं? अभी तक ऐसा कोई भी जो है वो इल्ज़ामात की बौछार जारी रही सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन कोई भी सियासी शख्सियत से बाकायदा तौर पे साबित नहीं हो रहा। इसीलिए तहकीकाती इदारे भी उस तरफ से तहकीकात जरूर करें, लेकिन अभी तक किसी पर नामजद नहीं किया गया, ना ही उनके वकील और उनके अहले खाना की जानिब से किसी को नामजद किया गया है। वो उस पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। गेस्ट हाउस एक जो खातून है उनकी मलकियत है और वो एक आगे शख्स ने किराए पर लेकर वो गेस्ट हाउस बनाया गया था। उसकी वो मशकूक इसलिए कि वो जिस जगह पर, जिस मुकाम पर वो गेस्ट हाउस बना हुआ है वहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई इस तरह जगह नहीं है जहाँ पर मुसाफिर आगे ठहरे, और वो बड़ी एक मशकूक जगह पर गेस्ट हाउस बना हुआ है और उस वकूए के करीबी मुकाम पर है, तो इसलिए उसको मशकूक इस पर तहकीकात जारी है। और अब तक 25 से ज़ायद अफराद से तहकीकात का सिलसिला को हिरासत में लेकर तहकीकात की गई। इसमें मीर रजा के करीबी दोस्त भी शामिल हैं, मीर रजा के कोलीग भी शामिल हैं, मीर रजा से और उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो गेस्ट हाउस वाले, जो वहाँ पर जो एक नर्सरी थी उसके मुलाजमिन, इन सबको हिरासत में लेके इनसे तहकीकात जारी है। लेकिन अभी तक
इन जितनी भी तहकीकात हुई है इसमें पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अच्छा, आसिम भट्टी, जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि स्मार्ट वॉच जो है वो भी एक अफसर के पास है जो कि उसको गाड़ी में लेके घूम रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐप्स भी होती हैं जिनसे काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। दूसरा, क्रिप्टो अकाउंट को भी खाली करवाया गया है जिससे पता ये चलता है कि ये सब कुछ प्री प्लान किया गया है। तो अभी तक इसके पीछे है कौन, ये समझ में ना आ पाना बड़ी ही अचंभे की बात है, क्योंकि जो करीबी दोस्त होते हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, सबसे पहले उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाता है कि इस तरह के मामलात में जहां पर क्रिप्टो अकाउंट भी खाली करवाया गया है और वो लड़का अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहा था, मुश्किलात का शिकार था या नहीं था, लेकिन उन तमाम लोगों को तो कटहरे में लाना चाहिए था। क्या उनसे पूछताछ हुई या उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया? बिल्कुल इशाल, उन तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया गया है और क्रिप्टो अकाउंट के हवाले से जो उसके अहले खाना ने जो तरतीब की, लेकिन जो स्मार्ट वॉच से और उसके मोबाइल से इसमें कुछ चीज़ें बड़ी मशकूक हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर मीर रज़ा को इन सारे हालात हवाल का पहले से इल्म था, क्योंकि उसने खुद से जो अपने अकाउंट है वो मुबैना तौर पर ब्लॉक किए और मुबैना तौर पर अकाउंट ट्रांसफ़र भी किए। इन सब पे तहकीकात जारी है, क्योंकि उसकी जो स्मार्ट वॉच है उसका भी फ्रांसिंग कराया गया और उसको जो है वो चेक किया जा रहा है, उसके मोबाइल फ़ोन, उसके अच्छा, अकाउंट ट्रांसफ़र किसके नाम पर किए गए हैं ये भी बताइएगा आसिम भट्टी। देखें, कुछ जो छोटी रकम है वो जो जो पहली तहकीकाती कमेटी थी, पहली तहकीकाती कमेटी की जानिब से ये चीज़ें सामने आई थी। ये बात है कि अकाउंट से कुछ रकम उसके अहले खाना के उसकी वालदा मुबैना तौर पर वालदा या उसके करीबी उसके जाने से पहले उसने कवर अकाउंट वो ट्रांसफ़र किए और ये भी उन्होंने सामने बात रखी थी कि जो मकतूल है, मकतूल ने सिर्फ एक साइड का किराया जेब में रखा, वो गाड़ी टैक्सी करवाई, अपनी गाड़ी छोड़ी। तो ये सब चीज़ें क्या ये यूं लग रहा है कि इसको मकतूल को पहले से इल्म था कि कुछ होने जा रहा है, कुछ होने वाला है, उसको कोई फ्रेंड्स है या फिर उसको किसी ने अच्छा, जिस अंदाज में ये आसिम भट्टी कत्ल हुआ है, जिस कर्बनाक अंदाज में अजियत देकर मीर रज़ा को कत्ल किया गया है, या है ये कोई नौसिखिया गैंग या कोई शख्स इसमें अकेला तो मुलविस नहीं लगता, कोई पूरा गैंग दिखाई देता है। एक तो बताइएगा कि जो शवाहिद मिले हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट पोस्टमार्टम से, उसमें क्या क्या इसमें एलिमेंट शामिल थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें एनेस्थीसिया भी दिया गया है, तेज़ाब से पूरे जिस्म को नहलाया भी गया है, उसके स्टमक के अंदर से भी तेज़ाब के नमूने मिले हैं और उसके शर्ट से भी तेज़ाब और उसके चेहरे को भी मस्क करने की कोशिश की गई और उसके शर्ट से किसी शख्स के पसीने के नमूने भी मिले हैं। तो क्या उससे भी कुछ हेल्प मिल सकती है? और आप ज़रा तफसील से बताएगा कि क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए गए, किस तरह से अजियत दी गई उसे कत्ल करने से पहले। देखिए जुनैद, इसमें ये एक चीज़ तो हमने चूँकि माजी में भी रिपोर्ट करते रहे, जिस तरीके से इसको कत्ल किया गया है ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये बहुत ही एग्रेसिव मूड में आ गए। जब किसी को कत्ल हो, किसी को कत्ल किया जाता है तो वो अंदाज़ है कि बहुत ही शिद्दत पुरतशद्दुद अंध होकर किसी गैरत के नाम पे या फिर बहुत गहरी दुश्मनी हो, उसमें इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि सामने वाले को अज़ियतनाक जो मौत दी जाए, उसको तशद्दुद किया जाए, उसको दर्दनाक मौत दी जाए। इसमें भी आता आम किसी भी किलिंग में मुलजिमान आते हैं और फायरिंग करते हैं, बंदे को मार के चले जाते हैं। तो इसमें ये पहलू बड़ा ज़ेरे गौर है कि इसको पुरतशद्दुद तरीके से इसको कत्ल किया गया, कोई रिवेंज जिसको इससे बदला लेने के चक्कर में या उसको अज़ियतनाक, उसको शर्मनाक मौत देने के चक्कर में ये इस किस्म के तशद्दुद किए गए, जो उसको इतने टाइम तक उसको टॉर्चर हुआ, उसको स्टमक से भी तेज़ाब के नमूने मिले हैं, उसके कपड़ों से मिले हैं। जो इसके गिर्द जो इसके रेलिवेंट जो लोग हैं जो है उन सब से अब जो है तहकीकात जारी हैं और जिस किस्म के नमूने मिले हैं, जिस किस्म से उसको जो उसको कत्ल किया गया है, जो तशद्दुद किया गया है, इससे लगता है कि ये कोई मुनज़्ज़म और बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा तरीके वाला कोई गैंग है या वो लोग जो इसमें मुलविस हैं जिन्होंने इसको कत्ल किया, जो हर पहलू को जानते थे और वो तालीम याफ्ता टेक्निकल चीज़ें समझते थे। उन्होंने इसको पूरे इस तरीके से मैनेज किया कि अभी तक वो जो है कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, जो कि पहले इसको खुदकुशी जाहिर करते रहे। अब जो कि कत्ल सामने आया है तो अब पुलिस इस पर भी तहकीकात कर रही है। और आसिम भट्टी, ऐसा अस्र रसूख के बगैर भी मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा कत्ल कर दिया जाना, तशद्दुद का निशाना बनाया जाना और तमाम शवाहिद IT से लेकर हर तरह के शवाहिद मिटाए जाना, ये किसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके ताल्लुकात रवाबत ना हो अच्छे तो आप ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। जिससे लगता ही है कि किसी बड़ी पार्टी, किसी बड़ी असामी का इसमें हाथ है, जिसको अभी तक पूरी फोर्स लगी हुई थी बचाने के लिए, बचाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तमाम हकाइक छुपाने की कोशिश की जा रही हो, FIR काटने की कोशिश की, छुपाने की हकाइक कोशिश की जा रही हो। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो लगता ही है कि किसी एक
बंदे को बचाने के लिए ये सब कुछ सारा खेल रचा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी तक पुलिस जो है वो तलाशने में नाकाम क्यों नजर आती है? देखिए, पुलिस की बुनियादी वजह यह है कि पहले जो तहकीकात हुई उसमें अगर किसी ने मुबैना तौर पर असरदोष दिखाया और पुलिस और यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें मुलविस पाए गए, तो उसकी वजह से केस को बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, केस की शक्ल ही तब्दील कर दी। अब दोबारा से री इन्वेस्टिगेट शुरू हुई है और अब अहल खाना जो है उसमें मुतमिन नजर आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर पुलिस नताइज पर पहुँचने के करीब है। लेकिन चूँकि ये केस बहुत हाइट ले चुका है, इसलिए पुलिस अब कुछ भी कहने से कतरा रही है। कबल वक्त कुछ भी किसी भी सिम पे जाने से पुलिस भी इशारा नहीं कर रही, ताकि पहले मुकम्मल तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिसमें कल्प्रेट हैं, जो इसके बाकी मुलजिम जो हैं, उन तक पहुंचने के बाद फिर पुलिस इसको जाहिर करने की तरफ जाएगी, क्योंकि केस जो है वो अब नेशनल लेवल पर हो चुका है और सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी जो है वो गूंज सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ कयासराइयाँ भी चल रही हैं, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस भी और इवन के अब हम कराची के सहाफ़ी भी इस पर बहुत मोहतात अंदाज में रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे इल्ज़ामात की बौछार हो जाती है। सोशल मीडिया पे लोग जो है वो एक दूसरे पर अपना जो गुस्सा वो निकाल रहे होते हैं और इस केस से रिलेट करके कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पुलिस इससे बहुत एहतियात कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको टेस्ट केस बनाया जाएगा। ये सवालिया निशान है तमाम तहकीकाती इदारों की तहकीकाती अमल पर। ये तो केस हाई प्रोफाइल हो गया, मीडिया की जीनत बन गया, और लेकिन कब तक ये सिलसिला तो जारी व सारी है। पता नहीं कितने ऐसे मासूम लोग होंगे जिनकी अमवात हो गई लेकिन उनको इंसाफ ना मिल पाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंसाफ मिल पाए, मीर रज़ा के कातिलों को ना सिर्फ कटहरे में लाया जाए बल्कि कैफरे किरदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। कराची से एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। जिब्रान नासिर इस केस को लीड कर रहे हैं और अहल खाना इस वक्त इंसाफ के मुंतज़िर हैं। बिल्कुल जी, और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। दीगर अहम इशूज़ भी हैं प्रोग्राम का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि मियांवाली में तेज़ बारिश, कालाबाग में बरसाती नालों में तुग़यानी आ चुकी है और सैलाबी रैले बाज़ारों नशेबी इलाकों से गुजर रहे हैं। मोहल्ला करीमाबाद में अगर देखा जाए तो पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। लारी अड्डा के करीब पुलिस लाइन्स में भी पानी दाखिल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त इलाका मकीन इस वक्त परेशान है, इंतज़ामिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं और बरसाती नालों की सफाई के लिए बारहा इंतज़ामिया को दरख्वास्त की गई, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है और इंतज़ामिया की जानिब से खुले और मुकम्मल तौर पर दरगुजर किया गया है, जिसके बायस अब इस वक्त आप ग्राउंड पे सूरत हाल देख रहे हैं। लोगों के कारोबार, उनकी दुकानें, उनके दफातर और उनके घर इस वक्त तबाहाल हैं। उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस वक्त तबाहाल है, लेकिन इंतज़ामिया अब भी कहीं दिखाई नहीं देती। और ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं हुआ। अलर्ट्स जारी होते हैं, फोरकास्ट होती हैं, लेकिन इंतज़ामिया उसे हल्का लेती है और जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर भागदौड़ शुरू हो जाती है सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए। इसका भी कोई लोग मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात के अजाले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही है। लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी जमा पूंजी है वो लुटने पर है और कोई भी अपना घर बार छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम आते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने बात करेंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका ईरान एक ऐसे मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं जिससे तवानाई की मंडियों को लपेट में लेने वाली जो कशीदगी है उसमें कमी आ सकती है। तो गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में कहा है कि हालात एक बार फिर अमन मुआहदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं और मुआहदा होने जा रहा है, साजगार हालात पैदा होने जा रहे हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, तो वो किसी तौर पर भी कशीदगी कम करने वाले नहीं लगते, लेकिन पाकिस्तान अपने तय कोशिश करता रहेगा और अभी हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये टाइमिंग के हवाले से अहम है, वो ये कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हंगामी दौरे पर तेहरान पहुँचे हैं। वहाँ पर सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, अब्बास इराक़ची से उनकी मुलाकातें हुई हैं और लग ये रहा है कि मुआहदे के लिए एक बार फिर से मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, वज़ीर दिफा की तरफ से एक बार फिर से इशारा दिया जाना कि मुआहिदा होने के करीब हैं। वज़ीर दाखिला का दौरा तेहरान, उनकी अहम मुलाकातें, डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं इशारा दे जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए धमकी भी दे जाते हैं। होने क्या वाला है? क्या वाकई हम एक बार फिर से मुआहदे के करीब हैं और इस बात के कितने इम्कानात हैं कि ये दूररस होगा और मुस्तकिल बुनियादों पर होगा?
सबसे पहले आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया, और आपको भी, आपके नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तीनों बातें पैरेलल चल रही हैं। मुआहदे की बात जो है वो भी बिहाइंड क्लोज डोर हमेशा इसी तरह चलती आ रही है। कोई मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आ जाता है, कोई झुकाव की तरफ आता है, कोई नहीं आता है। तो जेडी वेंस का जो ऑफिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो मुसलसल राब्ते में हैं पाकिस्तान से भी और बाकी मीडिएटर्स से भी, कतर से भी, ओमान से भी। और वो मीडिएशन की बात जो है वो कर रहे हैं, और वो किसी निगोशिएटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रंप है, वो अपने जो है वो अपनी बहादुरी अपने सोशल मीडिया पे दिखाते रहते हैं, और ये कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। और साथ में उनको जो फीडबैक दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि ईरान पे हमला करके कोई नतीजा हासिल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। एक बात तो ये है कि ये चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। हम मीडिएशन जो है वो हर सूरत करवाना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जो रिसेंट हमारा जो मक्का पीस जो डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है, ये रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए है, और इसको किसी हतमी जो है वो उसके तक पहुंचाने के लिए, जो लॉजिकल इसका जो आउटकम है वो हासिल करने के लिए ईरान का मसला हल होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान मुसलसल इन मीडिएशंस में शामिल है, लेकिन ईरान जो है वो मैक्सिमलिस्ट डिमांड जो है वो सामने रख रहा है। पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पॉइंट्स जो हैं वो उससे भी ज़्यादा सख्त जो हैं वो सामने रखे गए हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोहसिन नकवी जो गए हैं वो ऑफ कोर्स वहाँ पे जो टॉप टियर है उससे बात भी करने गए होंगे, लेकिन साथ में वो इनविटेशन देने गए हैं फॉरेन मिनिस्टर अराची को, और जो स्पीकर का पार्लियामेंट हैं कालीबाफ, ख़ास तौर पे कालीबाफ को, कि वो 14 अगस्त की तकरीबात में शिरकत करें। और फिर 16 अगस्त को जो MOU है वो एक्सपायर हो रहा है, तो 16 अगस्त तक यहाँ रहें। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जो बयान है हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, ये सारी चीज़ें पैरेलल एक ही वक्त में चल रही हैं। इनमें से कोई भी सच या झूठ नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप का अपर हैंड था, लेकिन अब ईरान का है। ईरान जो है वो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें वही फाते नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ईरान को हम देखें तो ईरान की शराइत सख्त से सख्त होती जा रही हैं। वो अब अपने शराइत मनवाने की पोजीशन में भी नज़र आता है, और इसीलिए शायद वो अपनी शराइत पर डटा हुआ भी है। इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, और बेसिकली तो वो इन्विटेशन भी देने गए हैं और राम करने भी गए हैं, उनको एग्री करने भी गए हैं कि अब इस मुआहदे के MOU के ख़त्म होने से पहले पहले नया मुआहदा जो है वो साइन किया जा सके। तो आपको लगता है कि ईरान की जानिब से, जो कि फाते खुद को तसव्वुर भी कर रहा है और नज़र भी आ रहा है ग्राउंड पर, वो अपने अंदर कुछ लचक पैदा करेगा और मुआहदे के करीब पहुंचेगा? क्योंकि उनको किसी तौर पर भी भरोसा नहीं है अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और ना ही नेतन्याहू के ऊपर, कि वो मुआहदा होने के बाद भी सुकून कायम रहने देंगे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। तो आपको लगता है कि इस बार हम कामयाब हो पाएंगे, मोहसिन नकवी साहब कामयाब हो पाएंगे, और कुछ शराइत में नरमी हो पाएगी ईरान की तरफ से? पहली बात तो ये है कि इसमें पाकिस्तान की कामयाबी और नाकामी को हम ओवर एम्पलीफाई कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी को जाके मनाने की या किसी की मिन्नतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत है, अगर वो नहीं मानते हैं तो नतीजा उनके सामने होगा। तो हम सिर्फ इस रीजन के पीस के लिए जो भी मालूमात या इंफॉर्मेशन बाकी रीजनल सोर्सेज से मिलती है, चूंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इशू है, तो वहाँ पे भी आप देखिए मुश्तबा खामनाई मंजर आम पे ही नहीं है। उन्होंने दोबारा से वो ख़त और चिट्ठी लिखने वाला सिस्टम शुरू किया हुआ है। वो किसी किस्म की फ़ोन लाइन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ जाकर ही उनसे बात की जा सकती है, और जाकर उनको मनवाने या राम करना, मेरा नहीं ख्याल, मुझे इसकी टोन नहीं समझ में आती कि क्यों हम ऐसा करेंगे और हम ऐसा क्यों कर रहे होंगे, हमारा इसमें बेनिफिट क्या है। हम तो चाह रहे हैं कि ईरान बच जाए, और अगर ईरान चाह रहा है कि मैं नहीं बचूं, तो इसमें मोहसिन नकवी जो है उनको हमें क्या पड़ी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि ये तो दीवार पे लिखा हुआ है कि अमेरिका इस तरीके से बॉक डाउन है। ट्रंप जो है उसको इतना ज़्यादा ईरान से यूँ डरा भी दिया गया है कि तुम्हें ईरानी मारना चाहते हैं। आपने रिसेंटली देखा कि वो छुपता फिरता एक जगह पे टेनिस खेल रहे हैं, और पीछे उन्होंने
इंटरसेप्टर, मिसाइल इंटरसेप्टर अपने टेनिस कोर्ट के पास रखे हुए हैं। तो उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ईरानियन मिसाइल जो हैं सरफेस टू एयर वो अमेरिका में आ चुके हैं। वो जब वो नेटो की कॉन्फ्रेंस में गए तो वहां पे वो जो एक जो सप्लाई वाली या जो केटरिंग की एक वैन होती है, अपनी जो एक लेमोजीन या जो भी उनकी गाड़ी थी उसको छोड़ के केटरिंग वाली वैगन में बैठकर वो एयरपोर्ट से वेन्यू पे गए। तो उनको पैरानाय कर दिया हुआ, इतना शदीद किस्म का उनके इर्द गिर्द के लोगों ने। और तो इसकी कोई मिसाल माजी में मिलती है कि अमेरिका जो कई दहाइयों तक पूरी दुनिया की किस्मतों का फैसला करता रहा, जंगें शुरू करता रहा और अपनी मर्जी से तसल्लुत कायम करता रहा, जिस तरह से अभी अस्करी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी जो वल्नरेबल कंडीशन अमेरिका की है या जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहा है, ये आपको माजी में कोई इसकी मिसाल मिलती है डॉक्टर साहब? ये जिस तरह आपने मिसाल भी दी, जिस तरह से वो तैयारे चेंज करने पर मजबूर हो रहे हैं, या उनका सेंटकॉम या उनके वज़ीर दिफा ये बयान दे रहे हैं कि हमारे पास असले के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, एक ऐसे मुल्क के सामने जो कई दहाइयों से सैंक्शंस का, पाबंदियों का शिकार रहा। अब इससे पहले हमें मिसाल मिलती है वियतनाम वॉर की, लेकिन उसकी भी जस्टिफिकेशन ये है कि उसमें भी डिसीजंस का प्रॉब्लम था और अमेरिका जो है उसकी ताकत का भी अभी वो लेवल नहीं था, तो जस्टिफाई किया जा सकता है जी हमारे से गलत मूव था। लेकिन इस वक्त जो है, खास तौर पे जब हमने पहली गल्फ वॉर देखी है और जो अमेरिका की उसके बाद धाक बिठी, जिस तरीके से अमेरिका आया और जो उसने अपनी एरियल पावर दिखाई, रीजन जो है उसकी तो नींद हराम हो गई। उसके बाद तो किसी ने रीजन के अंदर गल्फ में और इधर सर उठाने की कोशिश भी नहीं करी, जो हमने तब देख लिया फर्स्ट गल्फ वॉर के अंदर। लेकिन अब जो है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ओवर एक्सपोज्ड है, इतना एक्सपोज नहीं होना चाहिए था, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर मेरी जो खतरे की घंटी है वो सर के ऊपर जो मंडला रही है वो ये है कि जब आप एक एम्पायर को इतना कॉर्नर कर देते हैं कि एम्पायर का जो शहंशाह है वो केटरिंग की वैन के अंदर, एक वाइट कलर की वैन है जिसके अंदर ब्रेड बन और जो है वो चिप्स और निम्को जो है वो दुकानों में सप्लाई की जाती है, उसके पीछे बैठकर नेटो का समिट अटेंड करने जाए, तो इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा कॉर्नर हुआ है। लेकिन वो एम्परर तो है और एम्पायर भी उसके पास है, भले गिरती हुई ही क्यों ना हो, उसको गिरने में बहुत टाइम लगेगा। तो ईरान का नुकसान बहुत हो सकता है, जो ईरानी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ईरानियों का ख्याल है कि हमारी बहादुरी, हमारा सह जाना, हमारी वक्ती तौर पे हमारा बच जाना, हमारे मिलिट्री हार्डवेयर और हमारे मिसाइलों का पहाड़ों के नीचे बिल्कुल महफूज होना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर किसी रोग या बेलाकोस डिसीजन पे उतर आए तो इनका जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंसानी जानों का इतना नुकसान करेंगे। और यही सारे जो हैं वो मिल बैठकर ट्रंप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस जो हैं वो पैरेलल एक मीडिएशन का ट्रैक भी चलाना चाह रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन जो है वो प्रिवेल करता है बहुत हद तक डिपेंड करता है ईरान के एटीट्यूड पे। अब देखिए, मेरा आपका कोई खुदा न खास्ता कोई मसला चल रहा हो और मैं जब ना फातेह बन जाऊं और फातेह होने के बाद मैं आपको चिढ़ाना शुरू कर दूं, तो सबसे पहले तो आपको अपने कलीग्स के सामने ही प्रॉब्लम होगा और आप बैक डाउन नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे लिए ये सर्वाइवल का मसला हो गया मेरी वर्क प्लेस पे ही, कि क्या डॉक्टर साहिबा, फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमेरिका को इतना ज़्यादा कॉर्नर कर देना और फिर सुपर पावर के प्रेसिडेंट को जिस तरह से इस वक्त डराया हुआ है ईरान ने, डरे हुए तो वो हैं, लेकिन उस डर के अंदर आपको जो खदशात हैं वो क्या हो सकता है और मिड टर्म से पहले क्या कुछ हो सकता है अगर ईरान जो है वो मुआहदे के लिए तैयार नहीं होता या नरमी नहीं दिखाता, तो डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का मुतवक्की रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? किस हद तक हमें खौफज़दा होना चाहिए इस सिचुएशन से कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, और जो बड़ा होने जा रहा है वो किस टाइमिंग, क्या मिड टर्म इलेक्शन का वेट किया जाएगा या मिड टर्म इलेक्शन से पहले ऐसा कुछ हो सकता है? अब जो खबरें मार्केट में आती हैं उनमें से 50% होती हैं हमारी पल्स लेने के लिए, वो सच नहीं होती। 50% तो पार्स करना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो मीडिया स्फेयर के अंदर डेट और टाइमिंग की बात हो रही है वो मिड टर्म से बात की हो रही है कि मिड टर्म गुजरेंगे जिसमें डोनर क्लास, इनकी एपेक लॉबी, ज़ायनिस्ट सब इनका साथ देंगे, इनको सर्वाइव कराएंगे, इम्पीचमेंट से बचाएंगे, और फिर उसका जो उसकी रेट्रीब्यूशन है उसके तौर पे अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ा हमला करेगा। अमेरिका हमला करने के जो है वो सेंटर में है कि करूं या ना करूं। स्कॉट बेसेंट जो है वो तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं, ख़ास तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली या
वो लोग जो कि इस ट्रेड से रिलेटेड हैं उनके साथ मीटिंग्स करके उनको ये लेक्चर दे रहे हैं कि हम एक ऐसे पैरेलल रूट की बात कर रहे हैं, बस 2 साल हमें चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इररेलेवेंट हो जाएगा। ये बातें पहले बंद दरवाजों के पीछे थी, अब जब कॉन्फ्रेंसेस में होने लग गई हैं तो वो नक्शा भी सामने आ गया है कि अमेरिका कुछ और डिसाइड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कैसे बाईपास किया जाए। पूरा मैप दे के वो अपना पैनिक कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो दूसरी साइड पे ईरान को जब ये पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि मेरा अकलौता लेवरेज पॉइंट है, ये अगर 2 साल में रिडंडेंट हो जाना है तो फिर मुझे तो इस वक्त ही अपनी डिमांड्स को मैक्सिमलिस्ट कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो भी नहीं गुजरेगा जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह से शामिल होगा। किसी भी तरह से आप कैसे उसको डिसाइड करते हैं, जिन ने हम पे हमले किए, जब तक आप भरपाई नहीं करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजरेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इजराइल के, अमेरिका के, बिल्कुल उनके एलाइज भी नहीं गुजर सकते हैं। तो ये तो एक सुपर पावर पे, इजराइल को तो साइड पे रखिए, सुपर पावर पे आपने ट्रेड एम्बार्गो लगाने की बात कर दी है। तो आपको लगता है कि ये ट्रेड एम्बार्गो लगवा कर वो सरवाइव कर पाएंगे? अगेन हम जितने भी खुशफहमी का शिकार हो, अमेरिका आज भी अमेरिका है और अमेरिका को जो पास्ट का सोवियत यूनियन बनने में, या जो हमारी किसी किस्म की या कोई ब्रोकन चाइनीज हिस्टोरिकल एम्पायर या फारस की कोई एम्पायर्स टूटती हैं, उस हालत तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ईरान जो है वो मुसलसल पुश किए जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो इंतहाई ऑकवर्ड पोजीशन में होते हुए, बट एट द सेम टाइम पब्लिकली ये जब हमने मक्का एग्रीमेंट कर लिया है, तो मैं किसी ब्रोकन रैकेट की तरह पिछले 2-2.5 महीने से यही कहती चली आ रही हूँ कि ये एक चैप्टर है उस बड़ी बुक का जो कि हम इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए लिख रहे हैं। तो अब हमने जब ओपनली उसको मैनिफेस्ट कर दिया है ना कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड द एन इंडिजिनस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर फॉर द रीजन, फॉर द रीजनल प्रॉब्लम्स, हैविंग रीजनल सॉल्यूशंस, तो उसमें फिर हमें और ज्यादा इस बात के लिए सक्रियत मिल जाती है कि ये एक चैप्टर है। अगर इस पूरी किताब में एक चैप्टर ये ना भी लिखा गया तो किताब लिखे जाने से नहीं रुकेगी, क्योंकि चाइना ने उसको बैक कर दिया है, रीजन के और कंट्रीज उसमें ऐड हो जाएंगे। इट्स नॉट एन इस्लामिक नेटो, ये एक बहुत इंडिजिनस, बहुत ऑर्गेनिक जो है वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी का प्लान है, जिसमें इस रीजन के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको हमने कैसे करना है। तो अब मोहसिन नकवी और हमारी जो पावर कॉरिडोर है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ईरान जो है, जो कि रशिया की, चाइना की और हमारे लिए एग्जिस्टेंशियली उसका एक पीस में होना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, अनफ्रेंडली और इजराइली बैक्ड एक गवर्नमेंट हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह है वहाँ पे। तो हम आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो सरवाइव कर जाए। लेकिन अगर ईरानी ही अब इसमें तुल आए हैं कि आप हमें आजमाइए और आजमाइए और आजमाइए, वो अब पंचिंग बैग बनने के लिए तैयार है, तो कौन सा पंच जो है वो नर्वस सिस्टम और ईरान अगर मुआहदे की तरफ नहीं आता तो उसके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं तेहरान में और बहुत जल्द ईरान को इस मुआहदे के लिए तैयार हो जाना चाहिए, वरना कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं और वो भयानक भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर शीमा साहिबा, माहिर आलमी अमूर, हमारे साथ मौजूद थी और अपना खूबसूरत तजज़िया वो दे रही थी। हम यहाँ पर एक और अहम खबर आपके साथ शेयर उससे पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो हड़ताल थी उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद और हुकूमत के मुज़ाकरात में 1 साल तक टोल टैक्स ना बढ़ाने का असूली फैसला हो गया है और मुज़ाकरात में 1 साल तक टोल टैक्स ना बढ़ाने का असूली फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि जो महंगाई हो चुकी है उसके असरात बहरहाल आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। हर बार यही होता है कि हड़तालें होती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई हो जाती है, वो कीमतें भी कुछ रिवर्स हो जाती हैं, वो हड़तालें भी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन महंगाई जो हो चुकी होती है वो रिवर्स नहीं होती। और अभी टोल टैक्स ना बढ़ाने का जो असूली फैसला किया गया है उसके ऊपर अब लगता यह है कि मुज़ाकरात हो चुके हैं, उसका एलामिया भी जारी हो चुका है और अब ये हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। हम जानते हैं अपने नुमाइंदगान से, जो कि गुजरांवाला से तैयब मुआविया हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। तो सबसे पहले गुजरांवाला का रुख करते हैं, तैयब मुआविया से जानते हैं। जी तैयब मुआविया, बताइएगा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है और अगर ख़त्म कर दी है तो किन शराइत पर ख़त्म की गई है? टोल टैक्स में कोई नरमी बरती जा रही है उनके साथ?
जी बहुत शुक्रिया जुनेद और इशाल। ऐसे है कि गुजरांवाला में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीज़ल की कीमत में उतार चढ़ाव किया जा रहा है। इसी तरह से जो टोल टैक्स की कीमत में इजाफा किया गया है। इसी तरह से दीगर जो भारी भरकम हमारे ऊपर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर की जितनियाँ भी गाड़ियाँ हैं वो तमाम गाड़ियाँ पार्किंग स्टैंड में बंद कर दी गई हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हमने देखे कि चूँकि गुजरांवाला सनती शहर है तो यहाँ से जो चीज़ें तैयार होकर दीगर शहरों में जाती थी उसकी तरसील भी बंद है। इसी तरह से जो दीगर शहरों से चीज़ें गुजरांवाला में आती थी वो चीज़ें भी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही। चीज़ों की किल्लत सामने आ रही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए सब्ज़ी और फल की, तो सब्ज़ी और फल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो ताजर हैं, जो सब्ज़ी मंडी के दुकानदार हैं, वो भी खासे परेशान हैं और गुड्स ट्रांसपोर्टर के मुतालबात अभी तक नहीं माने जा रहे, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जी सर बताइएगा, ये ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल का ऐलान किया है, इससे कितना नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਜਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वो ज़िला बंदी या पंजाब तो तैयब आपका बहुत शुक्रिया। आपने गुजरांवाला से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात और महंगाई की सूरत हाल से आगाह किया। माज़न यूसुफ मुल्तान का अहवाल उनसे जानते हैं। माज़न, यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई की इस हड़ताल के बायस? मकामी सब्ज़ी जी गुड्स ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल की मुल्तान में बात करें तो गुज़श्ता तकरीबन 4-5 रोज़ की अगर बात करें तो पहले तो लग रहा था कि हड़ताल बहुत कम हो रही है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हड़ताल पीक पे पहुंच चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम गाड़ियां यहाँ पे मौजूद है, खड़ी हुई है। हड़ताल जो है वो अपने अरूज पर दिखाई दे रही है, जिसके बायस महंगाई और जो सूरत हाल है और जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आप हल कर रहे हैं इससे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, मामलात होंगे, क्या आपके बात है, परेशानी क्या आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई परेशानी है, डीज़ल इतना महंगा है। 2 दिन के बाद अगर कोई चक्कर आता है तो बाहर पुलिस नहीं जीने देती, वो उसके चालान खड़े हैं। ये थोड़ा सा ऊपर है जी, ये है वो है, सारे मामला टोल प्लाजे महंगे हैं, कहाँ जाएं? खड़ी कर दी है भाई ट्रांसपोर्ट, ड्राइवरों को छुट्टी दी हुई है। अभी 1-2 भाई खड़े हैं, बस आते हैं अपनी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं, देखते हैं ध्यानी करके और अपने वापस चले जाते हैं। ये हालात है, ये मामला। शुक्रिया माज़न यूसुफ मुल्तान की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। और इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर गुड ट्रांसपोर्टर्स जो है वो हड़ताल किए हुए हैं। उनकी शराइत भी जो है वो भी गवर्नमेंट जो है उस पर नज़रसानी करे तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त हालात इतने कशीदा हो रहे हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम शुरू होंगे इस ब्रेक के बाद से विदाल। तो जनाब अभी आपको बताएं कि पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना ने शादी कर ली है। बिलाखिर इतने सालों का साथ, और 11 अगस्त को दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर तस्वीर पोस्ट करके अपनी शादी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं कि लिविंग रिलेशनशिप में थे ये दोनों, और इनके 4 बच्चे भी हैं। और अब बाकायदा तौर पर इन दोनों ने साथ रहने का, परमानेंटली साथ रहने का फैसला किया है और शादी कर। तुम्हारी ढेरों बेस्ट विशेस इन दोनों के इस नए सफ़र के लिए। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। जो करोड़ों फैंस हैं दुनिया भर में, क्योंकि रोनाल्डो की फ़ैन फॉलोइंग शायद फ़ुटबॉल की दुनिया में खेले जाने वाले जो जितने भी लेजेंड्स हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा हो। तो दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना 2016 से इस रिश्ते में थे, और रोनाल्डो के 5 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे दीगर माओ, जबकि 2 बच्चे जॉर्जिना से हैं। और इतलात के मुताबिक उनकी पहली मुलाकात स्पेन की दारकूमत मैड्रिड में एक स्टोर पर हुई थी, और फिर ये सफ़र जारी सारी रहा। फाइनली अभी शादी के बंधन में बंध गए हैं। और उस वक्त रोनाल्डो जो है वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, और फिर साबिक रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूवेंटस स्टार रोनाल्डो अब अपने करियर के गोल जो 1000 गोल मुकम्मल करने के बाद करने से सिर्फ 24 गोल दूर थे जब उनका सफ़र भी मुकम्मल हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने अब शादी का फ़ैसला किया, जो कि बड़ा ही खुशाइन फ़ैसला है, और हम ढेरों मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ उनके लिए। और अब आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जाने। तो नाज़रीन, यूट्यूब ने नए क्रिएटर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म से
आमदनी हासिल करने की शराइत मज़ीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होकर इश्तिहारात और यूट्यूब प्रीमियम से कमाई के लिए क्रिएटर्स को पहले के मुकाबले में ज़्यादा वॉच आवर्स या शॉर्ट वीडियोस हासिल करना होंगी। यानी कि गूगल की जो मिल्कियत है यूट्यूब, उसके मुताबिक अब नई शराइत 1 फरवरी 2027 से वैसे तो लागू होंगी, लेकिन अब 4 की बजाय 8000 घंटे आपको पूरे करने होंगे। और इस नई शर्त के तहत नए क्रिएटर्स को गुज़श्ता 365 दिनों में 8000 वॉच आवर्स या फिर गुज़श्ता 90 दिनों में 2 करोड़ अहल यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस हासिल करना होंगे, शॉर्ट व्यूज़ हासिल करना होंगे। और क्या कुछ होने जा रहा है ये जानते हैं। मलिक वकास सईद डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। अब पैसे कमाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया लगता है। हुकूमत पाकिस्तान के मशवरों पर अमल कर रहा है यूट्यूब का जो एडमिनिस्ट्रेशन, सारी उनकी मैनेजमेंट है, मज़ीद मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है क्राइटेरिया को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट है कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कि एक तरफ तो आपने जो बात कही कि पाकिस्तान में जो यूट्यूब या सोशल मीडिया की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स हाइक किया गया था कि 10% टैक्स हमें 1% से बढ़ा के 10% नॉन फाइलर के लिए और 5% फाइलर के लिए, तो अब जाके यूट्यूब की तरफ से भी इस पॉलिसी को मजीद स्ट्रेंथन किया गया है कि 2000 यानी कि पहले एक टाइम पे ये 4000 घंटे होते थे और फिर उसको बढ़ा के अभी 8000 घंटे कर दिया गया है कि पिछले 12 महीने में आपने ये हदफ पूरा करना है, ये टारगेट अचीव करना है। और दूसरे नंबर पे वॉच टाइम के अलावा जो अगर शॉर्ट्स के अंदर काम करते हैं तो वो भी 10 मिलियन से 20 मिलियन व्यूज किए गए हैं। तो ये बेसिकली एआई का जो एक रेवोल्यूशन आया है और बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आए हैं, उसकी वजह से ये एक मेजर डेवलपमेंट की है कि एंट्री बैरियर अच्छा, ये बताइएगा इस मेजर डेवलपमेंट में मलिक साहब ये क्या होने जा रहा है? जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनके यूट्यूब तो चल रहे हैं लेकिन अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए, क्या वो भी इस क्राइटेरिया में आएंगे और उनको भी यही क्राइटेरिया मीट करना होगा, या फिर जो नए अभी 2027 के बाद जो शुरुआत करेंगे अपने यूट्यूब की, वो इस क्राइटेरिया में पूरा उतरना उनके लिए ज़रूरी होगा? प्लीज़ ये भी क्लियर कर दीजिएगा। इस पॉलिसी का इतलाक फरवरी से होगा, 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से पहले जो चैनल्स पुराने क्राइटेरिया को कंप्लीट करेंगे वो मोनेटाइजेशन के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जिसको कहते हैं। और 1 फरवरी के बाद जो भी चैनल्स होंगे, चाहे वो मोनेटाइजेशन के करीब थे, चाहे उनके 3999 घंटे कितना हुए हों, उनको अब 8000 घंटे तक पहुंचना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी बताइएगा मलिक वकास साहब कि हर साल आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा अगर कोई चैनल मोनेटाइज हो चुका है पिछली या नई शराइत के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ टाइम उसके ऊपर ये तलवार हट गई है, बल्कि उसको हर साल ये क्राइटेरिया अलग से पूरा करना होगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है वो आपको कंसिस्टेंटली मॉनिटर करता है। अगर आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो भी जाता है लेकिन आप लो क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनकी टर्म्स के अगेंस्ट है, एक टाइम पे आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे, अब आपने लो क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है, तो इस स्पेस में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और क्राइटेरिया ना कंप्लीट करने पे सालाना बेसिस पे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके से उसकी स्क्रूटनी हर टाइम रहती है। ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइबर्स 1000 ही रखने होंगे, सब्सक्राइबर्स में तो कोई रद्दोबदल नहीं किया गया? जी बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइबर्स जो है वो 1000 ही होंगे, लेकिन जो वॉच टाइम हो गया या फिर जो शॉर्ट्स के व्यूज होंगे, इसके ऊपर तब्दीली की गई है। तो ये एक मेजर एक डेवलपमेंट है। कुछ लोग इसके ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स को भी इन्होंने इंक्रीज करना है, कुछ सोर्सेज पे ये न्यूज है भी मौजूद, लेकिन यूट्यूब की तरफ से फिलहाल इसके ऊपर 1000 का ही है। अच्छा, तो इसमें तब्दीली करने की बेसिक वजह क्या है? आखिर क्यों इसकी तब्दीली करनी पड़ी? इसकी तमाम जो इस्लाहात अभी लाई जा रही हैं इसके अंदर, क्यों, वजह क्या है? इसका रीजन ये है कि एआई जितनी जल्दी ये 2022 के बाद आम हुआ है, हर बंदे ने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, एआई से कंटेंट बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से लो क्वालिटी कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब बड़ी आसानी से कोई भी ये नंबर्स अचीव कर लेता है। तो इसलिए उनकी ये कोशिश है कि इस क्राइटेरिया को इतना सख्त किया जाए कि एआई टूल यूज करने के बावजूद भी उनको ये क्राइटेरिया मीट करना पड़े, ताकि ओरिजिनल और हाई क्वालिटी कंटेंट सामने आए। ठीक है। अच्छा, ज़रा मशवरा दीजिएगा हमारे देखने वालों को भी कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। क्या एआई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है या उस पर पाबंदियाँ ज़्यादा हैं? इस्लामिक, बच्चों का कंटेंट, मालूमाती या एंटरटेनमेंट, इंफरटेनमेंट, म्यूज़िक, किस तरह का कंटेंट बनाया जाए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकें और उसको यूट्यूब भी सपोर्ट करे?
उसमें कंटेंट चाहे आप एआई से बनाए चाहे आप ओरिजिनल कंटेंट बनाए, उसमें 2-3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। यूट्यूब जिसको कहता है कि वैल्यू, ये उस कंटेंट से वैल्यू मिलनी चाहिए, मुझे फायदा होना चाहिए। या तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, या मुझे एजुकेशन मिलनी चाहिए, या मुझे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, या एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट इनका मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा कंटेंट जिससे मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो चाहे वो एआई से बना है चाहे वो ओरिजिनल कंटेंट है, यूट्यूब उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता और इस वजह से वो कंटेंट जो है वो एलिजिबल नहीं होता मोनेटाइजेशन के लिए। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हाई क्वालिटी और हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ जो है वो लोग ये भी करते हैं कि वो ज़्यादातर एआई से बना के कंटेंट डाल देते हैं, उनका स्क्रिप्ट भी एआई होता है, उसके ऊपर वीडियोस की एडिटिंग भी एआई से की जाती है, फ़ॉन्ट भी एआई से डिसाइड होता है। तो क्या उसमें जो रेट है उसमें भी डिफरेंस आता है, जो कि आपको जो कमाई होती है यूट्यूब से उसमें भी कोई डिफरेंस आता है? इससे डिफरेंस इतना भी आता है कि आपका चैनल भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है कि जब हम मैस में बल्क में कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो कंटेंट एक पैटर्न के ऊपर होता है, उसका थंबनेल का डिजाइन एक जैसा होता है, उसके ऊपर हर चीज एक जैसी होती है, यानी कि यूं लगता है कि जैसे ये कंटेंट रिपीटेटिवली डिजाइन किया गया, रिडंडेंट किस्म का कंटेंट है और बार बार उसको प्रोड्यूस किया गया है। यूट्यूब ऐसे कंटेंट को डिस्करेज करता है और उसको डिस्क्वालीफाई करता है। इसलिए हमारा कंटेंट यूनिक तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो रिपीटेटिव लगे। तो एआई से बनाया हुआ कंटेंट अक्सर लोग जब बनाते हैं तो वो रिपीटेटिव बनाते हैं, वो बल्क में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे यूट्यूब समझता है कि अच्छा इस बंदे ने कम वक्त में ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया है, जो कि बैड इम्पैक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मलिक वकास सही साहब डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। क्राइटेरिया सख्त हो चुका है और वेल के साथ अपने कंटेंट को अपने चैनल्स को ग्रो कीजिए ताकि वो लोगों की इस्लाह भी उसके अंदर मद्देनज़र रखी जाए और यूट्यूब भी उसको प्रमोट करे, ना कि उसको आप सारी आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया जाए या बेकार जाए। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि चीन में एक किसान ने दावा किया है कि मस्नूई ज़हानत यानी कि एआई से स्टंट की जानिब से कीड़े मार अद्विया का इस्तेमाल उससे मुतालिक जो दिए गए मशवरे पर अमल करने के बाद उसकी 25% जो एकड़ फसल है वो रातों रात तबाह हो गई है। तो मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह अनहुई के शहर जुज़हाउ से ताल्लुक़ रखने वाले ये 67 साल किसान हैं। गुज़श्ता एक बरस से ज़रई मामलात में मस्नूई ज़हानत पर इन्हसार कर रहे थे और वो फसलों की देखभाल से लेकर खाद डालने और ज़रई सरगर्मियों की मनसूबाबंदी जो है वो भी तमाम अमूर एआई से मशवरा लेने के बाद सर अंजाम दे रहे थे। और अब उन्हें पता चला है कि उनकी कई एकड़ पर मुश्तमिल जो फसल थी वो एआई के मशवरों की बदौलत तबाह हो गई है। बिल्कुल, और शुरू में एआई के मशवरों से उसे कामयाबी भी मिली है। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही इसका शिकार रहा, बल्कि इसका एतमाद इससे जब बढ़ गया है तो उसने उसके ऊपर अमल भी ज़्यादा बढ़ा दिया और बगैर किसी माहिर से तस्दीक के अंधाधुंध जब उस पर अमल किया गया है तो उस वक्त ये मसला पैदा हुआ और किसान ने तिल की फसल में जड़ी बूटियों और कीड़ों पर काबू पाने के लिए एआई से बेहतरीन तरीका इलाज दरियाफ्त किया और वो उसके गले पड़ गया। कीमियाई इलाज पर अमल करने के बाद नतीजा इंतहाई तबाहकुन था और खेत में मौजूद नौमौलूद पौधों की बड़ी जो तादाद थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसका अच्छा खासा इससे नुकसान हो गया। तो इस्तेमाल या चैट जीपीटी या जितने भी ये टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन इसको क्रॉस चेक भी कीजिए, माहिरीन की राय के साथ, समझ बूझ के साथ उस पर अमल कीजिए, वरना इंसानी जानें भी हमने देखा है कि इसके गलत इम्प्लीमेंटेशन या इसको फॉलो करने से जा रही हैं और हमें इस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ खेलों की बात हो जाए। एक तो ये कि दोस्ती निभाना कोई डोनाल्ड ट्रंप से सीखे। एक तो कंट्रोवर्सी का शिकार किया उन्होंने फीफा के सदर को, जब अमेरिका की टीम बाहर हो रही थी या उनके खिलाड़ी को बाहर किया जा रहा था तो उन्हें धक्के से शामिल करवाया गया, लेकिन जी तो फिर भी नहीं सके। लेकिन अब बहुत से जो उंगलियां उठी फीफा की तमाम मैनेजमेंट के ऊपर, खासतौर पर उनके सदर के ऊपर कि किस तरह से जानिबदारी का मुजाहरा किया जाता रहा, फेवर दी जानी रही। अब उनकी सीट बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं और जॉनी इन्फेंटिनो को उन्होंने कहा कि वो एक बेहतरीन इंसान है। बिल्कुल, और वो कहते हैं कि फीफा से की सदारत से उन्हें हटाना बहुत बड़ी गलती होगी। तो क्या वाकई इतनी बड़ी गलती होगी या फिर हटाने में खुद डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? जिस तरह से उनके पीछे हमेशा से पड़े हुए हैं, लगता ही है कि वो खुद इसको हटवाने में शामिल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप की भी 2027 और उसका एडिशन का भी जो है वो बाकायदा टीमें उसमें शामिल की जा रही हैं और ये 2027 का इवेंट है। इसी हवाले से हम तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली तनोली, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं,
हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अली भाई, डोनाल्ड ट्रंप का फीफा के सदर को बचाने की कोशिश करना लगता है कि उल्टा पड़ जाएगा। पहले भी वो जब अमेरिकी टीम को बाहर निकाला गया तो जिस तरह हमायत में बोले हैं, उसके बाद बहुत सारी उंगलियां उठी हैं और फीफा के पूरे इवेंट के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठी हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्होंने दोबारा से उन्हें कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया है, लगता ये कि पहले चाहे निकलना था या नहीं निकलना था उन्होंने सदारत से, अब यकीनन निकलेंगे। क्या कहते हैं आप? ये बात आप ठीक कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको सपोर्ट करते हैं तो उसके कोई बुरे दिन उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सही बात है। ये जो तनाज़ा है, इसको अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड कप से ही स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड कप में जैसे आपने मेंशन भी किया कि जो उनके अमेरिका के जो फुटबॉलर थे उनको रेड कार्ड दिया गया और इस पे ट्रंप ने उनको ज़ाती तौर पे फ़ोन करके ये कहा कि हमारे लिए वो जो क्वार्टर फाइनल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जो रेड कार्ड है वो वापस लें। आपको आइडिया होगा रेड कार्ड में ये होता है कि आपको एक जो मैच है उसकी मुअत्तली का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने जब इस पे ज़ाती तौर पे इसमें जब सामने कूद के आए तो उन्होंने कहा कि जी आप ये मुअत्तल करें, हमारा मैच ये इम्पोर्टेंट है, तो हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो हुआ ये कि वो मुअत्तल तो हो गए, या वो रेड कार्ड तो मुअत्तल हो गया, पर ये कि वो मैच नहीं जीत सके। जैसे हमने कहा कि वो जिसको सपोर्ट करते हैं तो उसका बुरा हाल होता है, तो वो मैच वैसे हमें ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आजकल वो पाकिस्तान को भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ में बड़े अच्छे बयान आ रहे हैं उनके। इसलिए लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ बयानात ही है, तारीफ ही है, कुछ मिल नहीं रहा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इस मामले में बड़ा पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई कोई फायदा भी हो उससे। तो फायदा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जिसको सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ जाती फायदे के लिए सपोर्ट करते हैं। फिर इसको इस तनाज़े को एक और बड़ा हुआ, फिर उन्होंने ये बात की कि जो फीफा के शेयर्स हैं 20% शेयर्स उसको फरोख्त कर दिया जाए। उसमें ये होगा कि क्योंकि बिजनेस आएगा और जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा तो उसमें ज़्यादा टीमें भी इन्वॉल्व होंगी और जो 20% जब शेयर्स फरोख्त भी होंगे तो फीफा को अर्निंग भी होगी। तो इसमें जो फुटबॉल फेडरेशन या यूएफए है उसने काफ़ी एतराज़ उठाया और खुल के उन्होंने कहा कि भाई इन्फेंटिनो को साइड पे होना चाहिए और उनको इस ओहदे से हटाना चाहिए, मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसमें जब बहुत ज़्यादा बेस चढ़ी तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इनको मैदान में आना पड़ा, क्योंकि आपको पता है वो बिजनेसमैन है, वो ये सोच भी रहे थे कि यार कि इसको वाकई 20% जो है इसको अगर हम इसके शेयर्स जो हैं वो फरोख्त करें तो इससे फीफा को भी फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ जो उनके बिजनेसमैन कम्युनिटी है, क्योंकि अगर आप बात भी करें जो अभी जो वॉर है जो अब स्टार्ट भी हो रही थी, तो इसमें बहुत सारे लोगों को उनको जो बिजनेसमैन कम्युनिटी उनको फ़ायदा पहुंचाने की भी बात हुई। जो स्टॉक मार्केट है आपने देखा कि उनके बयानात से एक दिन स्टॉक मार्केट नीचे आती थी, उनके जो दोस्त थे कुछ शेयर खरीदते थे और दूसरे दिन वो एक अच्छा बयान देते थे, तो वो जो इनके बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा होता था। तो इसी को सामने रखते हुए इस चीज़ में उन्होंने कहा कि भाई ये आप ये करें और वो खुद मैदान में आए और उन्होंने कहा कि इन्फेंटिनो को हटाना एक टेरेबल डिसीजन आपको लगता है कि अली भाई इसमें कसूरवार फीफा के सदर ही हैं या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से गैर रिवायती अंदाज में सियासत भी करते हैं, शख्सियात पे हावी होते हैं, ममालिक पे हावी होते हैं, तो दूसरी कोई ऑप्शन नहीं थी फीफा के सदर के पास। वैसे अगर देखा जाए रिसेंट पास में तो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़े पॉजिटिव बयान दिए, फिर जो इजाफी टीमें वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करने का उनका फैसला था, तो कुछ अच्छे फैसले भी हैं। तो आप समझते हैं कि उन्हें मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट भी हुई हैं, या फिर अब उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? देखिए, एक 10 साल टेन्योर होता है और उन्होंने काफ़ी इस फीफा वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें, क्योंकि कंट्रोवर्सीज आ रही होती हैं, क्योंकि अगर हम इसको क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फुटबॉल जो है वो बहुत बड़ा गेम है, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होती है और वो ये नहीं चाहते कि फुटबॉल किसी तरह मुतनाज़ हो। और जबकि उनका एक स्लोगन भी है कि फुटबॉल यूनाइट वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, पर उसमें ये होता है कि वर्ल्ड कप में उन्होंने आपने देखा कि इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप था वो बड़ा मुतनाज़ रहा, क्योंकि लोगों ने आपस में लड़ाइयाँ बहुत हुई। एक वो मेसी वाला एक कंट्रोवर्सी बनी, उसके अलावा ये रेड कार्ड वाली कंट्रोवर्सी, मतलब आप देखते थे आए दिन कोई ना कोई एक बुरहान बन जाता था। जबकि दुनिया ये नहीं चाहती, दुनिया ये चाहती है कि कभी भी फुटबॉल पे कुछ क्वेश्चन मार्क ना बने, क्योंकि वो पूरी दुनिया को जोड़ता है, क्योंकि बड़ा एक जश्न होता है और पूरी दुनिया इसमें आके इन्वॉल्व होती है। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इस चीज़ में फुटबॉल में कंट्रोवर्सी बननी ही नहीं चाहिए। तो अभी जो डिस्कशन हो रही है वो ये चाहते हैं कि भाई एक टेन्योर था वो पूरा हो गया,
उन बिल्कुल पे ठीक। मुतनाज़ टेन्योर था, वो उनको अभी चाहिए कि वो टेन्योर पूरा है, उनको मुस्ताफ़ी ना भी हो तो अपना टेन्योर कंप्लीट करके एक नए बंदे को मौका दें, क्योंकि वो ये बार-बार ये चाह रहे हैं कि ये एक फेयर प्ले नहीं हो रहा। बिल्कुल। जो फीफा जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इसको बिजनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो पूरी फीफा फेडरेशन है उसको इस मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल। वो ये चाहते हैं कि फुटबॉल को फुटबॉल तक रखा जाए, ना कि उसको एक बिजनेस के तौर पे देखा जाए। जबकि दूसरी देखते हैं तरफ वो आप देखते अपनी हैं कि सदारत पूरे बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात किस हद तक उनको हेल्प करते हैं या फिर उनको सदारत से बाहर करवा पाते हैं। हम दूसरी तरफ आते हैं और अली भाई, आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2027 गुज़श्ता 2 एडिशंस के मुकाबले में ज़्यादा टीमों के साथ अब खेला जाएगा। उसमें कुछ नई टीमें भी शामिल की जा रही हैं और फिर 14 टीमें शिरकत कर रही हैं इसमें, जिसमें मेज़बान जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे को भी मेज़बानी की बुनियाद पर बराह रास्त इसमें शिरकत की जो रसाई मिल गई है। पाकिस्तान टीम को आप किस तरह से देख रहे हैं इसके अंदर, और जो नई टीमों की शमूलियत उसको कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? विशाल, यहाँ भी बिजनेस मॉडल सामने रखा गया है। अगर आप देखें ये जो एक क्वालिफाइंग राउंड है उसमें भी यही चीज़ सामने आई है कि बिजनेस मॉडल सामने रख के आपने नई टीमें ऐड कर दी हैं। जबकि ये बात भी हो रही थी कि जो अगर हम सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करें, जो उनका फॉर्मेट है वो ऐसा बनाया गया है कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हो जाएं, एक पूल मैच हो जाए, क्योंकि आप ये देखती हैं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें बहुत ज़्यादा आई बॉल्स मिलती हैं, और अगर उसके रेवेन्यू का भी हम कंपैरिजन करें तो एक तरफ पूरे वर्ल्ड कप के अगर मैचेस का रेवेन्यू रख लें और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंडिया के मैच का रेवेन्यू रख लें तो इतना डिफरेंस होता है। जब वही वर्ल्ड कप उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैचेस अगर 3 मैचेस होते हैं तो उसमें भी जो आईसीसी है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक पूल मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद एक सुपर 7 सीरीज है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है कि आप 6 सीरीज तो रख सकते हैं, 7 सीरीज वो यही है कि अगर पाकिस्तान 6 में भी नहीं आता तो 7 में आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो दूसरा मैच उनको सीरीज में खेलना पड़ जाए। अगर पाकिस्तान को दूसरा मैच वहां पे मिलेगा, तीसरा ये है कि पाकिस्तान, अगर जैसे आपने बात की कि आप कैसे देखती हैं, पाकिस्तान की अगर बेहतर परफॉर्मेंस होगी तो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में दोबारा एक तीसरा मैच होने का इम्कान होता है, तो वो तीसरा मैच भी हो जाएगा, उससे आईसीसी को और मजीद फायदा होगा। तो इसमें जो बाकी जो छोटी टीमें हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये जो आप फॉर्मेट बनाया है ये बड़ा अजीब सा है, इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि क्या फॉर्मेट अप्लाई किया गया है। जबकि अगर आप देखें भी तो एक रैंकिंग के हिसाब से एक चीज़ें सामने आती हैं। जबकि आपने वेस्ट इंडीज़ को भी इसमें क्वालिफाइंग में डाल दिया सिर्फ इस वजह से कि वो जो होस्ट टीम्स हैं उनको वहाँ पे खेलना था, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका। तो जिम्बाब्वे या अगर हम वेस्ट इंडीज़ का कंपैरिजन करें तो जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आपने देखा भी जो टेस्ट सीरीज़ हुई उसमें वो काफ़ी बेहतर उन्होंने खेला। तो जो आईसीसी है वो भी कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि बिजनेस मॉडल को सामने रखा जाए, मैक्सिमम टीमें ऐड की जाएं और मैक्सिमम रेवेन्यू कमाया जाए। अच्छा, शुएब अख्तर, स्पीड स्टार की तरफ से वार्न किया गया है अपनी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपको लगता है कि जो वार्निंग्स हैं इस पर हमें इनको सीरियस लेना चाहिए और ये मसाइल हो सकते हैं जिनकी निशानदेही शुएब अख्तर कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमेशा हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसको सर पे सवार किया होता है। अगर आप ये डिबेट की भी बात करें, बहुत ज़्यादा ये बातें शुरू हो गई हैं कि भाई जो सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मैचेस हैं तो हम इसमें 1 जीत सकते हैं, 2 नहीं जीत सकते। बाबर आजम को जो है वो आप मीडिया से दूर रखें, शान मसूद को लेके आए, तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस में हमने जो बेहतर है आप सिंपल ये एडवाइस करें, जो बैटर्स हैं वो अच्छा खेलें, वो अच्छी बैटिंग करें, जो बॉलर्स हैं वो विकेट्स लें, और इससे आप सिंपल है, इसको सिंपल कैलकुलेशन करें। वो जो पिचेस का कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की माजी की गलतियों को जहन में रखते हुए अपनी पिचेस डिज़ाइन करेंगे, तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम तो जो बैटिंग का शोबा है, जो ख़ासतौर पर मिडिल हमारा ऑर्डर है, उसके ऊपर तो काफ़ी अरसे से हम सफ़र कर रहे हैं। तो अगर हमारे पूरी फील्डिंग उन्होंने बिछाई हुई है, जो कि जारी बात है उनका हक भी है कि वो तैयारी करें हमें जज करते हुए, तो उसके लिए कितना मोहतात होने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो होम सीरीज होती है किसी भी मुल्क के लिए तो उसमें उनको ये एडवांटेज होता है कि वो अपनी मर्जी की पिच बना सकते हैं, क्योंकि होम एडवांटेज का हमेशा से जो टीम है वो फायदा उठाती है। जैसे आपने पाकिस्तान में भी देखना है कि पाकिस्तान में
स्पिनिंग ट्रैक बना के वो जो अपना फायदा लिया, तो इसी तरह दूसरी जो होम टीम है उसको भी ये एडवांटेज होता है। जो आपने बात की कि वो जो इससे फायदा तो वो ऑलरेडी उन्होंने अपने जो टीम है उसमें फास्ट बॉलर्स शामिल किए, जबकि आप हमारी तरफ अगर हम बात करें तो हमारा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो 140 प्लस क्लिक करता हो। जो उनको एज है, अगर आप उनके बॉलर्स भी देखें, जोफर आर्चर है, रॉबिन्सन है, जॉश टंग है, तो वो बहुत फास्ट बॉलर्स हैं। उनकी 140 प्लस की उनकी मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड भी उनकी 140 प्लस रहती है। तो इस चीज को सामने रखते हुए उन्होंने फास्ट पिचेस बनाई हैं, बाउंसी पिचेस बनाई हैं, तो ये तो एक बेहतर है कि जबकि पाकिस्तान की अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो बाकी अगर सीना जो सीरीज होती है उसमें वो इतना बेहतर नहीं खेलते, जबकि वो इंग्लैंड में बेहतर बिल्कुल सही। और इनको पहले भेजने का मकसद भी यही है कि आप वहां जाएं और जैलेन हो और जो वार्म अप मैचेस खेलेंगी हमारी टीम, ताकि उनको थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाए, यूज्ड टू हो जाए उन पे, और फिर उसके हिसाब से हमारी टीम परफॉर्म करे, क्योंकि पिचेस वो अपने ही मुताबिक बनाएंगे, पाकिस्तान के मुताबिक नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान को उन पिचेस के मुताबिक हम आहंग होना होगा, और अपनी प्रैक्टिस भी अभी वो कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम अच्छे से परफॉर्म करेगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे, बड़ा खूबसूरत तज्जिया उन्होंने दिया, और हमारी टीम के ऊपर हमारी तो सारी उम्मीदें लगी हुई हैं कि हमारी टीम अच्छे से परफॉर्म करे, पिचेस जैसी भी हों उनको समझ कर उसके बाद परफॉर्म करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे नौजवानों की, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी बात करेंगे नौजवानों की, जो कि हमारा मुस्तकबिल भी हैं और हमारा कीमती सरमाया भी हैं और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी हैं। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसलिए हमने भी सोचा कि नौजवानों पर बात की जाए, उनको जो दरपेश मसाइल हैं उन पर बात की जाए, उन्हें खसूसी तवज्जो की ज़रूरत है उस पर बात की जाए। और हमारे नौजवान इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद बेरोज़गारी और गुर्बत, महंगाई, तालीमी दबाव, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इन मुश्किलात से किस तरह से छुटकारा मुमकिन हो सकता है? क्या नौजवानों को ही कुछ करना होगा, या हम भी जो बड़े हैं, या जो रियासत है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है? इस पर बात करते हैं। उमैर जलियांवाला स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। उमैर भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और नौजवान यकीनी तौर पे किसी भी कौम का सरमाया भी है, मुस्तकबिल भी हुआ करते हैं, लेकिन हमारे जो यूथ है फॉर्चुनेटली उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास मौके बहुत कम हैं, और जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है, जिसको भी मौका मिलता है, शायद किसी को भी मौका मिले वो यहाँ पे रहने से ज़्यादा जाने को तरजीह देगा। तो इस यूथ के लिए क्या करना चाहिए हमें, और वो खुद अपने लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। नौजवानों को बहुत मुबारक उनका आलमी दिन। और नौजवान यकीनन तब्दीली की जहाँ बात आती है वहाँ नौजवानों से तवक्को लगाई जाती है, और नौजवानों में बहुत एनर्जी भी होती है, ख्वाब भी देखते हैं, और जो हो रहा होता है वो उनको को खास पसंद नहीं आ रहा होता, वो उससे एक बेहतर दुनिया बनाना चाह रहे होते हैं, और मैं उसका बिलीवर रहा हूँ। और बेशुमार नौजवानों को मैंने पिछली दिहाई में बहुत कुछ करते हुए देखा है इस मुल्क में। तो इस मुल्क में नौजवान 60% हैं, और नौजवान ही नौजवान के लिए बेशुमार काम लगा सकते हैं। तो ये एक और मौका है, यानी नौजवानों के दरमियान जिनमें जो सलाहियत आ जाती हैं, चाहे वो शख्सियाती हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं। और वो एक कॉन्फ्रेंसेस और बेशुमार यूथ गैदरिंग्स का सिलसिला रहा है जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ। उसमें पहले लीडरशिप होता था, अब एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यकीनन नौजवानों के पास मौके बेशुमार पिछली दिहाई के अंदर नज़र आए। इसमें डिजिटल मौके, अक्सर नौजवानों ने फ्रीलांसिंग, कुछ ना कुछ ऑनलाइन गिग्स ऐसी ढूंढ ली जिससे या तो वो कोर इनकम कमाना शुरू हो गई या साइड इनकम। तो ये भी बड़े अच्छे मौके रहे। और साथ साथ बेशुमार नौजवानों ने पाकिस्तान के मसले उठा के उनको मौके में कन्वर्ट कर लिया अपने लिए। अगर कोई चीज़ नहीं मैसर बच्चों के लिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं, कुछ परसेंट वो हैं, कुछ परसेंट वो भी हैं जो कि मायूसी का शिकार हुए या शॉर्टकट के इंतज़ार में रहे, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाए हैं, मायूसी का शिकार हो गए हैं। बहुत सारे हमने ऐसे इंसिडेंट भी देखे जिनमें बच्चों ने खुदकुशियाँ भी की। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारी नौजवान नस्ल में। उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से उस पर ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सकता है? क्योंकि मसाइल भी इन बच्चों के बहुत सारे हैं, अगर उन पर बात ना की जाए तो ये आज के दिन के साथ इंसाफ भी नहीं होगा। बिल्कुल, आसान लफ्ज़ों में जब भी डिसकनेक्शन होता है ना, तो डिप्रेशन होता है,
और ड्रग्स होते हैं और इस तरह के रवैये होते हैं जिसकी आपने बात की है। और नौजवान हमारे माशरे में कनेक्टेड फील नहीं करते। रियासती लीडर्स उनके बारे में बात तो करते हैं, उन्हें नारों के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें साथ नहीं बिठाते फैसले करते हुए, उन्हें सीट तक नहीं पहुंचाते। इसी तरह मजहबी रहनुमा उनकी भरपूर सलाहियत, एनर्जी, तकारीर को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जो दीन का खासा है और जैसा बनना चाहिए उसमें नौजवान एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं कि आज की दुनिया में आप मुझे क्या बातें बता रहे हैं और आप जो मुझे बना रहे हैं क्या मैं दुनिया भर में मिल सकूंगा या नहीं। इसी तरह तालीमी इदारों में नौजवान डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, वो कहते हैं आप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे पास वैसे ही हो रहा है, ये तो करने की जरूरत नहीं रही। और उस्ताद और पूरा निज़ाम फोर्स किए जा रहा है नौजवानों को कि आपने पढ़ना है और आपने साबित करना है, इसमें ग्रेड लेके दिखाना है। तो ये डिस्कनेक्शन है, हमें नौजवानों से कनेक्शन जोड़ना है और कनेक्शन जोड़ने के लिए कॉन्वर्जेशन होती है। कॉन्वर्जेशन के लिए उससे पहले एम्पैथी होती है, बजाय इसके कि उन्हें झुटलाना, लानतें देना, कॉकरोच बोलना और क्या क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं जवानों के बारे में। एक तो अपने जवानों के लिए इज्जत का रिश्ता बनाएं, उनकी बातों को, उनकी सलाहियतों को, उनके ख्वाबों को, उनके डिसएग्रीमेंट्स को वेलकम करें अपनी सोसाइटी में और उनको मौका दें कि वो इस माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। यानी कि उन्हें पोजीशंस दें, उन्हें ओहदे दें, उन्हें एम्पावरमेंट दें, उन्हें सिर्फ लैपटॉप ना दें, उनसे काम लें जो वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ा सा जिम्मेदारियों को बांटना होगा। हम इसके अंदर रियासत की जिम्मेदारी क्या है, इसमें असातिज़ा की, इसमें उलमा किराम की और फिर पेरेंट्स जो पहली दरसगाह होते हैं, क्योंकि हम ये तो हमेशा कहते हैं कि नौजवान हमारा एसेट है, हमारा सरमाया है, लेकिन उसकी आबियारी किस तरह से करनी है, किस किस अंदाज में उसको एक सही तरह से डायरेक्शन भी देनी है, उसकी ग्रूमिंग भी करनी है। बिल्कुल, रियासत का काम देखें, पॉलिसी, यूथ पॉलिसियां नहीं बन सकी पाकिस्तान में। मैं डेढ़ दिहाई से यूथ पॉलिसी की कंसल्टेशंस एंडलेस, और वो बन भी जाती है तो उसको एक्शन में लाना जबरदस्त, मतलब बना छोड़े ना डायरेक्शन तो। और वो इतना चैलेंज रहा है तो रियासत का काम है कि अपनी 60% आबादी की कदर करे, नहीं तो ये चले जाएंगे, ये वैसे ही नहीं रहना चाहते और ये रहेंगे तो कानून नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं देंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, जो लगाएंगे पब्लिक में उसको उखाड़ देंगे। तो 60% को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके लिए राइट पॉलिसीज बनाए, उनके लिए लॉलीपॉप्स, लैपटॉप्स के बजाय रियल वैल्यू एडिंग जो उन्हें चीज़ें चाहिए। प्राइवेट पैडल कोर्ट्स पे आधा नौजवान नज़र आता है, प्राइवेट सॉल्यूशंस पे जाता है, ये सारे पब्लिक होने चाहिए थे। जब वो प्राइवेट होते हैं तो वो होते ही सिर्फ 5-10% के पास, बाकी इग्नोर हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अच्छा उमेर भाई, फिर ये हमारी हुकूमती तरजीह नहीं है क्या? बात तो बहुत ज़्यादा होती है इसके ऊपर कि हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं ये बच्चे, ये मुस्तकबिल हैं हमारा, लेकिन उनके लिए ना तो मौक़े हैं, ना नौकरियाँ हैं, ना ही हम देख रहे हैं पार्क्स हैं, ना ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उस तरह से हमारे बच्चे पिस कर रह गए हैं। तो फिर क्या हुकूमत की तरजीह हाथ नहीं है? अभी हुकूमत ब्रेन ड्रेन की बात कर रही है, कैंपेन चलाई जा रही हैं, बच्चों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, आप पाकिस्तान छोड़कर मत जाएं, लेकिन अगर उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं मिलेगी, उन्हें ग्राउंड पर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे रुकेंगे? देखें, जब तक दिमाग रुकता नहीं है ना, तब तक वो ढंग की बात नहीं कर सकता। और हम रुक नहीं रहे इस पाकिस्तान, हम हर वक्त सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। जंगें ख़त्म नहीं हो रही, बम ख़त्म नहीं हो रहे, हमारी सड़कों के, हमारे ब्लास्फेमी के मसले, हमारे सूबों के मसाइल, हमारे हर रोज़ जब से मैं पैदा हूँ तब से सुने जा ऐसी कौम के सरबराह जिन्हें खुद पता ना हो कि वो सरबराह हैं, कब तक हैं तो वो नहीं लॉन्ग टर्म सोच लगा सकती। वो तो हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, हमें गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, हमें सबको मिलाने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। हम भागते हुए स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते, ऐसे नहीं काम होता।
तो ये मैं रियासत के साथ एम्पथाइज करता हूँ। जो लोग फैसला करने वाले हैं हम उन्हें ब्लेम करते हैं, लेकिन उनके पास भी वो स्टेबिलिटी नहीं रही। तो हमें अमन और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें सबको मिला के ख़ास चीज़ों पे फैसले करने की ज़रूरत है। लेकिन रियासत ने बात की सिक्योरिटी पे सबका अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर बात आई इकोनॉमिक्स पे सबका अग्रीमेंट होना चाहिए, जो भी आ जाए। मैं आपसे तीसरी बात करता हूँ, हमें अपने लोगों पे भी अग्रीमेंट करना चाहिए कि जो भी आएगा नौजवानों के लिए ये ज़रूर करेगा। नौजवानों के जवाब 3 ईज़ में छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की बेतहाशा रिपोर्ट्स, UN की रिपोर्ट्स कहती हैं एजुकेशन, इंगेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। नौजवानों की तालीम, नौजवानों की रोज़मर्रा इंगेजमेंट, स्पोर्टिंग जो आपने बात की, और तीसरा उनके इकोनॉमिक्स। ये 3 ईज़ करने हैं। जो भी आए, जो भी पार्टी आए, वो इन 3 ईज़ के कामों को ना छेड़े। ये बहुत ज़रूरी है, वरना नौजवानों का काम दिहाई से, जो अगर आज भी आप जाके यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट से पूछेंगे तो वो कुछ खास आगे नहीं बढ़ सके। उनकी स्कीम्स वही हैं, पुरानी हैं, और उनके इर्द गिर्द बहुत काम हुआ। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, रियासत अगर अपने आप को खोल ले और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में बिलीव करे तो आपके सारे पार्क, सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, सारे जो आपने यूथ के लिए सेंटर्स बनाए हुए हैं, सब आबाद हो जाएंगे। वो नौजवानों के हवाले कर दें, नौजवानों को चलाने दें। बिल्कुल, हुकूमत यूथ प्रोग्राम तो रियासत तो नहीं बहुत चला ज्यादा सकती, उमैद हम भाई बहुत बना बड़ा रही है, मुल्क है। लेकिन वो चलाने क्या में बना रही है? नाकाम है। यूथ प्रोग्राम तो बहुत सारे चलाए जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, और हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे लोग भी प्रोग्राम भर्ती का किए जा रहे मकसद हैं। है कि ये नौजवान हमें सैल्यूट मारें, ये नौजवान हमें वोट दें। उस प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि ये नौजवान बन जाए, ये बढ़ जाए, ये छा जाए, ये हम सबको पीछे छोड़ दे, ये अगला वजीर आजम बन जाए। बिल्कुल, लेकिन हम पोटेंशियल डरे बहुत है हुए हैं, हम और बच्चा लम्हा फिक्रिया रखते भी हैं। है, एक सबक भी है हमारे हुक्मरानों के लिए, क्योंकि हम जिस रीजन में हैं वहाँ आस पड़ोस में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या अभी भारत में जो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है, जब ये सड़कों पर आ जाते हैं या एकजुट हो जाते हैं किसी मकसद के तहत, तो फिर ये हुकूमतों के तख्ते पे उलट देते हैं। तो उससे पहले इनके लिए कुछ कीजिए इसे। और ये जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है, ये भी आपका एसेट है, अगर ये कहीं और जाके सर्व करेगा तो ये भी हमारा ही लॉस है। बहुत शुक्रिया उमर जलियांवाला, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। आज नौजवानों का आलमी दिन है, तो मेरे ख्याल में इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इकदाम भी होने चाहिए। बिल्कुल, और हमारी हुकूमतों को सिर्फ यूथ प्रोग्राम नहीं चलाने चाहिए बल्कि इकदाम करने चाहिए ताकि इन बच्चों को यहाँ पर वो फैसिलिटेशन दी जा सके, वो मौके उनके लिए पैदा किए जा सकें ताकि ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी रुक सके और मुल्क भी तरक्की करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।